जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, एनसीसी बी प्रमाण पत्र और एनसीसी सी प्रमाण पत्र की जो आपकी परीक्षा होने वाली है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जाम और एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम की दृष्टि से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, जिससे कि आपकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जाम एंड एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम का अभ्यास करेंगे। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और आप सभी लोग अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। साथ साथ में आप अपने प्रश्नों का आंसर दीजिए, सभी प्रश्नों का, और आप कितने प्रश्नों का आंसर सही सही दे पाते हैं इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी जो तैयारी की स्थिति हो किस लेवल की है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू टोज इन द सावधान पोजीशन? सावधान की स्थिति में दोनों पंजों के बीच कितने डिग्री का कोण या कितने डिग्री का कोण होता है? सावधान की स्थिति में दोनों पंजों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है या कितने डिग्री का कोण होता है जब हम सावधान की पोजीशन में होते हैं, अटेंशन की पोजीशन में होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री या 35 डिग्री, अर्थात 20 अंश का, 25 अंश का, 30 अंश का या 35 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, कितनी डिग्री का कोण बनता है, ये प्रश्न है। तो आप अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, जब हम अटेंशन के पोजीशन में होते हैं, जब सावधानी की पोजीशन में होते हैं, तो हमारे जो दोनों टोज होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे पंजों की बात की जा रही है, दोनों पंजों के बीच जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। इन सावधान पोजीशन द एंगल फॉर्म बिटवीन द टोज ऑफ बोथ द फीट्स इज 30 डिग्री। दोनों पंजों के बीच में 30 अंश का या 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का मुख्य अंग है? आपके विकल्प है आर्टरी, हार्ट, वेन या ब्रेन। धमनी, दिल, नस या दिमाग। दिल को हृदय भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली या सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रमुख अंग है? तो हमारी पूरी बॉडी में जो रक्त का प्रवाह है या परिसंचरण की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? वो दिल के द्वारा, हृदय के द्वारा की जाती है, हार्ट के द्वारा की जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, हार्ट या दिल। द हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट्स अ मस्कुलर पंप दैट कीप्स ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी। यह एक पंप की तरह काम करता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जो है ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट? प्रभावी संचार व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान देता है? प्रभावी संचार व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान देता है? आपके ऑप्शन है आइसोलेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स या इग्नोरेंस। जो प्रभावी संचार होता है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से आइसोलेशन या अलगाववाद होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या गलतफहमियाँ उत्पन्न होती हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स या सकारात्मक रिश्तों को बनाने में उसका योगदान होता है, उसकी वजह से सकारात्मक रिश्ते बनते हैं, या डी इग्नोरेंस या अनदेखापन का विकास होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है किसी के साथ, हमारा जो संचार प्रभावी होता है, तो हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो सकारात्मक बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स या सकारात्मक रिश्तों में योगदान होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावी संचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की भाषा नहीं है? आपके विकल्प है पाइथन, सी, जावा या सुमात्रा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं इसमें से सभी जो है कंप्यूटर की भाषा है, एक को छोड़ करके। कौन सा नहीं है? दैट इज द, यहाँ पर आप देखिए पाइथन, सी या C++ और जावा, ये सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जो डी ऑप्शन है सुमात्रा, वह कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर, जो अन्य जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो हमारे कौन कौन से हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में, कंप्यूटर की भाषा के रूप में हम जानते हैं, जो आपके ऑप्शन में सी दिया है दैट इज C++, जावा भी दिया है, पाइथन भी दिया है। इसके अलावा
जुल्लू, JS, HTML, PHP, कोबोल, ASM, फोर्ट्रान, ये सभी जो है कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर की भाषा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड हेल्थ? अच्छे स्वास्थ्य के तत्व क्या हैं? ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ डिजीज, रोग की अनुपस्थिति, एबिलिटी टू वर्क हार्ड विथ एफिशिएंसी एंड इंथुसियाज्म, दक्षता और उत्साह के साथ कड़ी मेहनत करने की क्षमता, सी है एबिलिटी टू एंड्योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दबाव और तनाव को सहने की क्षमता, या डी है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है, गुड होता है, हेल्दी होता है, तो उसके अंदर जो है ढेर सारी विशेषताएं होती हैं। कहा भी गया है कि हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड, जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करता है। तो कहने का प्राय है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप गुड हेल्थ में हैं, तो आपके शरीर में कोई रोग भी नहीं होगा, आप दक्षता उत्साह के साथ कड़ी मेहनत भी कर पाएंगे और आपके अंदर दबाव और तनाव को सहने की क्षमता भी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, बीइंग टॉड बाय अ व्हीकल व्हाइल अटैच्ड स्पेशली डिजाइन कैनोपी इज कॉल्ड डैश। एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैनोपी से जुड़े होने के दौरान एक वाहन द्वारा खींचे जाने को डैश 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 कहा जाता है। आपके विकल्प हैं रोप पुलिंग या रस्सी खींचना, पैरासेलिंग, हैंग ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, बीइंग टोड अ व्हीकल व्हाइल अटैच्ड टू स्पेशली डिजाइन कैनोपी इज कॉल्ड, एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैनोपी से जुड़े होने के दौरान एक वाहन द्वारा खींचे जाने को हम सभी लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पैरासेलिंग, उसको हम पैरासेलिंग कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बीइंग टोड बाय अ व्हीकल व्हाइल अटैच्ड टू स्पेशली डिजाइन कैनोपी इज कॉल्ड पैरासेलिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डज रेजिलियंस प्ले इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास में सहिष्णुता की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है इनकरेजेस क्विटिंग, हार मानने को प्रोत्साहित करता है, बी है प्रमोट्स परसिवरेंस इन एडवर्सिटी, आपत्तियों में सहनशीलता को बढ़ावा देता है, सी है हाइड्स इमोशंस, भावनाओं को छुपाता है, डी है एवॉइड्स चैलेंजेज या चुनौतियों से बचता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो रेजिलियंस होता है, सहिष्णुता होती है, व्यक्तित्व विकास में हमारी क्या भूमिका अदा करता है, प्रश्न है। तो व्यक्तित्व विकास में सहिष्णुता की वजह से हम क्या करते हैं कि जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में, विपत्तियों में, आपत्तियों में हम घबराते नहीं हैं और हम क्या करते हैं? सहनशील रहते हैं। और कहने का मतलब है कि आपत्तियों में सहनशीलता को बढ़ावा मिलता है सहिष्णुता के द्वारा, रेसिलियंस के द्वारा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इट प्रमोट्स परसिवरेंस इन एडवर्सिटी, आपत्तियों में सहनशीलता को यह बढ़ावा देता है। क्या? रेजिलियंस का जो गुण है, जो सहिष्णुता का गुण है, उससे जो है परसिवरेंस इन एडवर्सिटी अर्थात आपत्तियों में सहनशीलता को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू पार्टिसिपेंट्स डू इन द रॉक क्लाइंबिंग? रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी क्या करते हैं? ऑप्शन है क्लाइंब अप डाउन अक्रॉस रॉक्स, चट्टानों पर चढ़ते उतरते हैं, बिल्ड माउंटेन्स, पहाड़ों का निर्माण करते हैं, सी है लिव इन माउंटेन्स, पहाड़ों में रहते हैं, डी है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न से ही आप समझ गए होंगे कि जो रॉक क्लाइंबिंग होती है उसमें जो प्रतिभागी होता है क्या करता है? रॉक पे चढ़ता है। तो जो ए ऑप्शन है क्लाइंब अप डाउन अक्रॉस और अक्रॉस रॉक्स, चट्टानों पर चढ़ते और उतरते हैं, ये जो है सही उत्तर है। रॉक क्लाइंबिंग इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेटिंग क्लाइंब अप डाउन और अक्रॉस रॉक्स और आर्टिफिशियल वाल्स। आर्टिफिशियल वाल या वार की जो रॉक होती है, चट्टानें होती है, उसके ऊपर चढ़ने उतरने का काम रॉक क्लाइंबिंग में होता है। प्रतिभागी चढ़ते और उतरते हैं रॉक क्लाइंबिंग के दौरान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, हु इज़ द करेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हमारा जो देश भारत है, भारत में भारत देश के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन है आपके श्री नितिन गडकरी, श्री जेपी नड्डा, श्री अमित शाह या श्री राजनाथ सिंह। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश भारत के वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री कौन है? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। राइट आंसर इज श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह जो एक भारतीय राजनीतिक और व्याख्याता है, वे 20 मई 2019 से भारत के रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। तो इस तरह से भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस मानक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह उपयोग होती है? ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर या माउस। तो प्रिय विद्यार्थियों,
जब हम सभी लोग कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो कंप्यूटर चलाते समय हम किस डिवाइस का यूज जो है पॉइंटिंग के लिए करते हैं, किस डिवाइस के द्वारा हम कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं, क्या करते, कौन सी डिवाइस होती है माउस। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, माउस। The mouse is the most common pointing device for a computer. It's used to move the cursor on the screen. स्क्रीन पर हम कर्सर को मूव करने के लिए माउस का यूज करते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन है आपके श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव या श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वर्तमान समय में हमारे देश भारत के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अमित भाई अनिल चंद्रा शाह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज करेंटली सर्विंग एज द 32nd मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सिंस मे 2019। मई 2019 से जो है श्री अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री के रूप में हैं और वे देश के 32वें गृह मंत्री हैं। इस समय देश के 32वें गृह मंत्री के रूप में मई 2019 से श्री अमित शाह जी जो है सेवारत है, कार्यरत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शन से कॉमेट, माउंट एवरेस्ट, केटू या नंदा देवी। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? जितने ऑप्शंस दिए गए इन सभी में से जो बी ऑप्शन है दैट इज द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कुल 8,848.86 मीटर है, जिसको यदि हम लोग फुट में बात करें तो 29,031.69 फुट बैठता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाली के भाषा में या नेपाली में सागरमाथा और चीनी की भाषा में क्यूमोलंगमा भी कहा जाता है। क्यूमोलंगमा कहते हैं, नेपाली में सागरमाथा और चीनी भाषा में क्यूमोलंगमा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, स्लिदरिंग ट्रेनिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ? स्लिदरिंग का प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है शिप, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या बर्ड। जहाज के द्वारा, वायुयान के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा या पक्षी के द्वारा, किसके द्वारा स्लिदरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है? किसके द्वारा प्रशिक्षण किया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो स्लिदरिंग होती है, स्लिदरिंग में हेलीकॉप्टर का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। स्लिदरिंग ट्रेनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ए रोप अटैच टू अ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी, एक रोप लगी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। इट्स एन एक्सरसाइज वेयर ट्रूप्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर एंड देन स्लाइड डाउन द रोप टू द लैंड सेफली। हेलीकॉप्टर से जो रस्सी होती है, उस रस्सी के सारे ट्रूप्स के लोग जो है ट्रूप ड्रॉप किया जाता है और उसी रस्सी के सारे धीरे धीरे वे लैंड पे जमीन पर उतरते हैं। तो ये होता है स्लिदरिंग। इस तरह से स्लिदरिंग में का जो प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन क्रिएटिंग वेब पेजेस? निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग वेब पृष्ठों को बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है पास्कल, फोर्ट्रैन, C++ या HTML। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने जो है जितने भी ऑप्शंस दिए गए सभी के सभी ऑप्शंस क्या हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज है। लेकिन प्रश्न है कि वेब पेजेस या वेब पृष्ठों को बनाने में किस लैंग्वेज का यूज होता है? तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अर्थात HTML का प्रयोग जो है वेब पेजेस को बनाने के लिए होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस इज HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लोकेटेड? दैट इज NIM। वेयर इज द NIM लोकेटेड? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM कहाँ पर स्थित है? आपके विकल्प हैं गुलमर्ग, पुणे, उत्तरकाशी या दार्जिलिंग। प्रिय विद्यार्थियों, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? वो हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दैट इज NIM उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह इंद्रावती और भागीरथी नदियों के संगम के सामने एक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। NIM दैट इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, हाउ फार इज द राइफल केप्ट फ्रॉम द आई इन सलामी शस्त्र? सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से कितनी दूरी पर रखते हैं? आपके ऑप्शन है 4 इंचेज, 5 इंचेज, 6 इंचेज और 7 इंचेज। 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच या
7 इंच। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं इन सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए कि जब हम सलामी शस्त्र कर रहे होते हैं तो सलामी शस्त्र के दौरान जो राइफल की आंख से दूरी होती है वो कितनी होती है, दैट इज 6 इंच। जो कितनी होती है, 6 इंच होती है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे कि जो सी ऑप्शन है 6 इंच, दैट इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है 6 इंच, जो सही उत्तर है। इन सलामी शस्त्र मिलिट्री सल्यूट विथ राइफल, द राइफल इज टिपिकली हेल्ड अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेज अवे फ्रॉम द आई। लगभग आंख से 6 इंच की दूरी पर जो है राइफल होता है सलामी शस्त्र के दौरान। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर वाइल ट्रेकिंग कॉजेस, ट्रेकिंग के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीने से हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, स्वेलिंग या नन ऑफ द एबव। डिहाइड्रेशन हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है या सूजन हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थी, जो हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो ट्रैकिंग के दौरान हमारे शरीर से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है और इस दौरान यदि हम पानी नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, तो हमारे शरीर क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ट्रैकिंग के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीने से निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। निर्जलीकरण से कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ऊंचाई की बीमारी, हीट स्ट्रोक, हाइपोथर्मिया आदि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन वाज द एनसीसी गर्ल्स डिवीजन फॉर्म्ड फॉर स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स, स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए एनसीसी गर्ल्स डिवीजन का गठन कब हुआ? आपके विकल्प है 1952, 1948, 1949 या 1950 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एनसीसी का गर्ल्स डिवीजन या एनसीसी की जो महाविद्यालय और विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियां थीं, उनके लिए जो एनसीसी की गर्ल्स डिवीजन की स्थापना हुई, उसका गठन हुआ, कब हुआ था? आप सभी लोग जानते होंगे, इसके बारे में पढ़े भी होंगे, कब हुआ? दैट इज द राइट ऑप्शन 1949, 1949 में भी हुआ था। द नेशनल कैडेट कोर, दैट इज एनसीसी गर्ल्स डिवीजन वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 1949। जुलाई 1949 में स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए एनसीसी गर्ल्स डिवीजन का गठन किया गया था। और क्यों किया गया था? दिस वाज डन टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स इन स्कूल एंड कॉलेज। चूंकि लड़कों के लिए पहले से एनसीसी चल रही थी, इसलिए लड़कियों को भी समान अवसर प्रदान करने के लिए, स्कूल और कॉलेज जाने वाली बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए, एनसीसी करने का अवसर प्रदान करने के लिए एनसीसी गर्ल्स डिवीजन की स्थापना 1949 जुलाई 1949 में की जाती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 19। 1 EMB इज इक्वेलेंट टू, 1 EMB किसके समतुल्य है? आपके विकल्प हैं 256 KB, 1000 KB, 1024 KB या 512 KB। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग आजकल डेटा का यूज करते हैं और सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोगों को प्रतिदिन 1 GB या 1.5 GB या 2 GB डेटा मिलता है। यहाँ प्रश्न GB का नहीं बल्कि MB का है। तो 1 MB में कुल कितने KB होते हैं, किलोबाइट होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि 1 MB बराबर होता है 1024 किलोबाइट, KB 1024 KB का। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 1 EMB दैट इज 1 मेगाबाइट इज इक्वेलेंट टू 1024 KB या 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट और 1 MB इज इक्वेलेंट टू 1024 किलोबाइट और KB इन डिजिटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। बिफोर ट्रैकिंग इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज वी मस्ट डू प्रॉपर, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग करने से पहले हमें उचित डैश करना चाहिए, क्या करना चाहिए उचित रूप से? ऑप्शन है आपके एक्लिमेटाइजेशन, जलवायु अनुकूलन करना चाहिए, बाथिंग नहाना चाहिए, रनिंग दौड़ना चाहिए, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब उच्च ऊंचाई वाले में क्षेत्रों में हाई अल्टीट्यूड एरियाज में हम ट्रैकिंग करने जाएं तो ट्रैकिंग करने के पूर्व में क्या करना चाहिए? वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, उसके साथ एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए। तो इस तरह से जो यहाँ पे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जलवायु अनुकूलन या एक्लिमेटाइजेशन। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग करने से पहले हमें जलवायु अनुकूलन कर लेना चाहिए। बिफोर ट्रैकिंग इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज वी मस्ट डू प्रॉपर acclimatization. So here the A option is the right option. Before trekking in high altitude areas, you must do proper acclimatization to adjust your body to the lower oxygen levels at higher elevations, which typically involves gradually ascending and allowing your body time to adapt.
इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, एनसीसी बी प्रमाण पत्र, एनसीसी सी प्रमाण पत्र की दृष्टि से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के हम सब आए थे आपके लिए आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर कैडेट्स। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो समस्या का समाधान भी किया जाएगा। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर कैडेट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।